नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं कि राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए बीजेपी ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करती है। आज एक बार फिर बीजेपी उन आरोपों को सही साबित करती हुई नजर आई। आज सुबह सुबह ही रॉबर्ट वाड्रा की ईडी दफ्तर में पेशी हुई। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने कहा भी है कि यह सब राजनीतिक बदले के लिए हो रहा है। इसके बाद शाम तक खबर यह आ गई, अभी थोड़ी देर पहले जब न्यूज पॉइंट की तैयारियां कर रहा था तब यह खबर आई कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रतिपक्ष के नेता भी हैं राहुल गांधी, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और साथ साथ कांग्रेस ओवरसीज के प्रमुख यानी ओवरसीज कांग्रेस के जो प्रमुख हैं सैम पित्रोदा, इन सब के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट यानी चार्जशीट दर्ज की है। इस मामले में 25 अप्रैल को सुनवाई हो सकती है। इस पर आगे क्या कुछ होगा ये तो अदालत के विचाराधीन है, हम उस पर अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन याद कीजिए तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पहले भी ईडी ने घंटों बिठाकर 55 घंटे राहुल गांधी से पूछताछ हुई थी। ऐसे ही लगभग 40 घंटे सोनिया गांधी से पूछताछ की थी ईडी ने और उसे कुछ नहीं मिला। जाहिर है राजनीतिक बदले वाली जो बात कही जाती है उसमें अब दम है, दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने आज भी यही कहा है कि यह राजनीतिक बदले के कारण है। अब सोचने वाली बात यह है कि इस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है, तो जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं है। अभी गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने की तैयारी की गई। राहुल गांधी ने तो चुनौती दी ही है कि वो इस बार गुजरात में बीजेपी को हराएंगे और उधर बिहार को लेकर भी ऐसा ही दावा हो चुका है। अकेले कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी नई रणनीति बना रहे हैं। और जरा आज की अगर खबरों पर, आज की सियासी घटनाओं पर अगर नजर दौड़ाएं तो बहुत सारी बातें ऐसे ही खुद ब खुद आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए कुछ घटनाक्रम आज के आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस में जान फूंकने का नया प्लान तैयार कर लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा कर दिया है कि इस साल बिहार में बदलाव निश्चित है। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि चुनावों में महागठबंधन की जीत होगी और इसके लिए सारी तैयारी कर ली गई है। उधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बीजेपी की पोल खोल दी है कि ये जाते जाते सब कुछ जीरो करके जाएंगे, यानी सब कुछ बेच कर जाएंगे। और एमके स्टालिन दक्षिण में यानी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सेंटर को यानी केंद्र को और तमिलनाडु के बीच कई मुद्दों पर बढ़ते संघर्ष को देखते हुए राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय यानी हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है, यानी उच्च स्तरीय कमेटी या समिति गठित की है। और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस कुरियन जोसेफ इसके अध्यक्ष होंगे, जिस कमेटी का गठन किया गया है तमिलनाडु में। ये सारी आज की खबरें हैं दोस्तों, जिनसे इंडिया गठबंधन के नेताओं और दलों के क्रियाकलापों की झलक मिल रही है कि वो आगे कर क्या रहे हैं। आपको ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मोदी ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी तीसरी बार की सत्ता को किसी से कोई चुनौती नहीं मिल रही है। हरियाणा और महाराष्ट्र और उसके बाद दिल्ली जीतने की तरह, जैसा जीते उसी तरह बिहार भी जीत जाएगी बीजेपी, नरेंद्र मोदी को ऐसा लगता है। लेकिन ऊपर की सारी खबरों पर अगर गौर करें जो अभी बता चुका हूं तो समझ आ जाएगा कि इस समय मोदी कितने मुगालते में जी रहे हैं। आज राहुल गांधी फिर से गुजरात गए हैं, मीटिंग इधर समाप्त की तेजस्वी यादव के साथ बिहार को लेकर, उसके बाद गुजरात निकल गए और आज और कल 2 दिन राहुल गांधी गुजरात में रहेंगे और फिर से जिला स्तर के कांग्रेस पदाधिकारियों से लेकर कार्यकर्ताओं तक सबके साथ बैठक करके कांग्रेस में नई जान फूंकने की योजना पर काम करना राहुल गांधी शुरू करेंगे। आप याद कीजिए कि अभी अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में अभी 10 दिन भी नहीं हुआ, 10 दिन भी नहीं बल्कि सप्ताह भर नहीं बीता है और उससे पहले भी राहुल गांधी गुजरात गए थे और अब फिर वो अपने लोगों के बीच पहुंचे हैं। इसका मकसद है कि कांग्रेस को मजबूत करने के साथ साथ गुजरात से बीजेपी की सत्ता को खत्म करना राहुल गांधी की पहली प्राथमिकता यहां पर है। क्या इसी प्राथमिकता के तहत कि चुनौती राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को उनके ही राज्य उनके ही घर में दे दी है, इसलिए ईडी का जो काम है, जो प्रेशर है वो बढ़ गया है। चार्जशीट इसी का नतीजा है क्या? रॉबर्ट वाड्रा को सुबह सुबह बुलावा आना ईडी दफ्तर में, क्या इसी का नतीजा है? चले कोई बात नहीं, इसको थोड़ा और
एक्सप्लोर करते हैं। राहुल गांधी के गुजरात में अधिवेशन में जो उन्होंने भाषण दिया था, एक लंबा चौड़ा भाषण, बहुत ही शानदार भाषण, लेकिन एक छोटी सी बानगी, छोटा सा अंश सुन लीजिए। ये सच है, आज जो भी कहें उनकी विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, वो हिंदुस्तान की सारी संस्थाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं और अंबानी अदानी को हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ाना चाहते हैं। और हमारी विचारधारा कहती है कि यह देश हर जात का, हर धर्म का है, हर भाषा का है। इस देश की संस्थाएं, इस देश के इंस्टीट्यूशंस किसी एक संगठन के नहीं है, कांग्रेस पार्टी के नहीं है, इस देश की जनता के हैं और इस देश की जनता को उन इंस्टीट्यूशन पर कंट्रोल होना चाहिए। यह लड़ाई चल रही है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने लोकसभा में वक्फ बिल पास किया। वक्फ बिल फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर आक्रमण है, कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण है। उसके एकदम बाद ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर, उनका जो न्यूज़पेपर है, ऑर्गेनाइजर नहीं, ऑर्गेनाइजर में लिखते हैं कि अब जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनकी जमीन पर हम आक्रमण करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे सिख भाई हैं आपके पास भी आएंगे। तो आप ये मत सोचिए कि ये आप पर आक्रमण नहीं है और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है। जब इतना खुलकर राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे, जब एंटी कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी क्या कर रही है उनकी सरकार, अगर ये बात खुलकर कहेंगे, जब कहेंगे कि वक्फ बिल जो है ये तो शुरुआत है, इसके बाद चर्चेज और सिख भाई जो यहां बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी आक्रमण होगा, जब ये सारी बातें करेंगे, जब बात करते करते वो अदानी का नाम लेंगे, अंबानी का नाम लेंगे, तो ईडी की कार्रवाई तो होगी ही। खैर, लेकिन यहां राहुल गांधी ने अपनी बात रख दी है और राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मैं तो डरता नहीं हूं। प्लान की बात कर रहा हूं दोस्तों, और यही प्लान इधर बिहार को लेकर भी है। गुजरात की प्लानिंग तो राहुल गांधी दोबारा जाकर देख ही रहे हैं, लेकिन बिहार को लेकर भी प्लान है। आज तेजस्वी यादव दिल्ली आए थे और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर चुनावी तैयारियों की शुरुआत की। अब परसों यानी 17 तारीख को फिर से इंडिया गठबंधन के दल बिहार पर मंथन करने के लिए बैठेंगे। आज की बैठक के बारे में जब बैठक खत्म हो गई उसके बाद तेजस्वी यादव ने आज मीडिया से बात की है। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा है, जरा आइए उसको भी सुन लेते हैं। तेजस्वी यादव की बात, और देखिए विजुअल्स आप देख रहे हैं, तमाम नेता, मनोज कुमार झा भी पहुंचे हुए थे, तेजस्वी यादव, इधर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, ये तमाम नेता यहां बैठे हुए। केसी वेणुगोपाल भी दिखाई दे रहे हैं। दोनों पक्षों से बिहार की तैयारियां, परेशान तो होगी बीजेपी। तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, सुनिए। हम सब लोगों की बैठक हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और काफी पॉजिटिव बातचीत हुई है और हम सब लोग 17 तारीख को भी जो है अदर अलायंस पार्टनर के साथ, जो लेफ्ट पार्टी है, वीआईपी पार्टी है, कांग्रेस और आरजेडी, पटना में भी हम लोग बैठेंगे। और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब,
प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है। और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम लोग विपक्ष में हैं और आप सब लोगों को तो सुन रहे थे आप यहां तेजस्वी यादव इस मीटिंग के बाद जब बाहर निकले मीडिया से बात करते हुए बिहार की रणनीति, इनकी क्या नीतियां रणनीतियां हैं उस पर चर्चा की मीडिया से और अपनी बात रखी, जन जन तक पहुंचाया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी अखिलेश यादव ने बता दिया है कि बीजेपी कैसे जीरो पॉवर्टी यानी जीरो गरीबी लेवल का जो मामला है वो जीरो पॉवर्टी के नाम पर सब कुछ शून्य में बदलने की तैयारी में है। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है, इस ट्वीट को देखिए। बहुत कुछ लिख रहे हैं अखिलेश यादव, लिख रहे हैं जीरो होने से पहले हर तरफ जीरो नजर आ रहा है। जीरो होने से पहले हर तरफ जीरो नजर आ रहा है। जैसे इनका जीरो टॉलरेंस जीरो हो गया, वैसे ही जीरो पॉवर्टी का जुमलाई भाजपाई दावा भी होगा। हमारे देश की महान परंपरा ने जीरो गणित के लिए दिया था, जनता के बीच झूठ बांटने के लिए नहीं। जीरो भारत ने दिया था, आपको याद होगा, और उसी कह रहे हैं कि हमारे देश की महान परंपरा ने जीरो गणित के लिए दिया था, जनता के बीच झूठ बांटने के लिए नहीं दिया था। पॉवर्टी या कहें कि गरीबी कामों से जाती है, बातों से नहीं, और काम में भाजपा सरकार जीरो है। ये जाते जाते सब कुछ शून्य करके जाएंगे। भाजपाई अंबेडकर गांव और लोहिया गांव जैसी पुरानी योजनाओं का नाम बदलकर नए तरह से पेश करने का अपना परंपरागत छलावा कर सकते हैं और कुछ नहीं। भाजपाई नया वादा करने से पहले 15 लाख खातों में भिजवा दें और गोद लिए गांव की बदहाली भी जाकर देख लें, और पहले हर किसी को घर और हर घर में जल जैसे झूठे वादों पर कई परतों तक जमा हो चुकी धूल को झाड़ें। कम से कम गरीबों से तो झूठ ना बोलें, निंदनीय। ये बात यहां पे कह रहे हैं अखिलेश यादव। इन्होंने इस ट्वीट में बहुत कुछ खोलकर, बिल्कुल पोल खोलकर रख देना जो कहते हैं वो करके रख दिया। और जिसमें आपको याद होगा कि इन्होंने गांव गोद लेने की बात कही थी, इन्होंने स्मार्ट सिटी की बात की थी, इन्होंने हर सिर पे छत की बात की थी और हर घर को गरीबी से अमीरी में तब्दील करने की बात की थी। लेकिन सारी की सारी बातें थी, कुछ भी यानी जुमला था, कुछ भी सच्चाई नहीं है। यही यहां पे रख रहे हैं, यानी जीरो पॉवर्टी, जीरो की बात आप करते करते खुद जीरो हो जाएंगे, ये देख लेना, और ये निंदनीय है, कह रहे हैं अखिलेश यादव। इधर चलिए तमिलनाडु अगर चलते हैं तो एम.के. स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तो मोदी से आर पार की लड़ाई के साथ एक करारा सबक भी सिखा दिया है कि संघवाद का असली मतलब क्या है। तो एक तरफ बीजेपी सोनिया गांधी, राहुल गांधी को घेरने में लगी है ताकि इंडिया गठबंधन कमजोर पड़े, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने किस तरह नई रणनीति बना ली है, आज इन सब पर चर्चा करेंगे। कैसे तैयारी हो रही है और गंभीर तैयारियां चल रही हैं, इन सब पे चर्चा। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सब से आपका पहले परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। और राहुल गांधी सोनिया गांधी को फिर से कैसे फंसाने का खेल, उसकी शुरुआत हो चुकी है, और विपक्ष कैसे बना रहा है नई रणनीति, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ देखिए 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। अमलिंदु उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और प्रोफेसर रविकांत जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत है, इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं जरा सबसे पहले शकील जी आपके पास ही, कि क्या कुछ चल रहा है इधर। सुबह सुबह वाड्रा जी पहुंचते हैं ईडी दफ्तर, और शाम को ईडी की तरफ से चार्जशीट, और उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी 55 घंटे बैठाकर पूछताछ, और सैम पित्रोदा का भी नाम, और उसके बाद तो बिल्कुल जैसे तहलका मच गया, ये सब जेल की सलाखों में पहुंच गए हैं, इस तरह से चैनलों में खबर चल रही है। तो थोड़ी बहुत चर्चा तो लाजिमी है, बात तो करनी ही पड़ेगी, हम भी बात करना चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा दिन भर चर्चा दूसरी थी, उस चर्चा से ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए है क्या, जिसमें चर्चा यह थी कि तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी से मुलाकात की, बात की, और दिल्ली में बिहार को लेकर गंभीर चर्चा हुई और आगे की रणनीतियां तैयार की गई हैं। क्या इससे हटाने के लिए ध्यान, क्या ध्यान इस बात से हटाने के लिए कि राहुल गांधी सीधे घर में जाकर बात कर रहे हैं, इसलिए दूसरी बात कही वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज सुबह ही सुबह जो है तेजस्वी यादव खड़गे जी के घर पहुंच गए,
राहुल को आज जाना था अहमदाबाद, उससे पहले भी कुछ मुलाकातें थी उनकी, उससे पहले जाकर वो मिल आए। और जाहिर है कि बिहार जो है बीजेपी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसलिए जो है उन्होंने ये सारी चार्जशीट, ये सारा जो आप बता रहे हैं कि टीवी चैनलों पे चल रहा है, ये माहौल बनाना, ये सब शुरू कर दिया है ताकि कांग्रेस के लोगों का मनोबल थोड़ा गिरे। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत ही अच्छी बात है, इस मौके पर कांग्रेस में कौन कितना हिम्मत वाला है, कौन कितनी ताकत के साथ राहुल गांधी के साथ खड़ा होता है, ये देखने का मौका है। इससे पहले भी जब इन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे, तब भी यही ऐसा माहौल बना था कि एक डर का माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी हमेशा करती है। राहुल की सदस्यता जो है लोकसभा से, वो भी इसीलिए ली गई थी। लेकिन आपने जो कहा कि गुजरात, और आज फिर गुजरात में उनका जाना, तेजस्वी का दिल्ली आना, तो ये सारा जो घटनाक्रम है, इससे लोगों का ध्यान हटाने के लिए आज बीजेपी ने ये एक नया नाटक शुरू किया है। जैसे कि कल आपने देखा था, कल दिन था डॉक्टर अंबेडकर का, दलितों का, संविधान का, आरक्षण का, इन चिंताओं का। उन्होंने कहा नहीं, आज का दिन है कि मुसलमान को आप अध्यक्ष क्यों नहीं बनाते हो। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा ये वो बताएंगे। अब हो सकता है वो बताएं कि नेहरू, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ने के लिए नेशनल हेराल्ड शुरू किया था, वो कहे नेशनल हेराल्ड का नाम ये होना चाहिए। हो सकता है कल ये कह दे, क्योंकि अब वो व्हाट्सएप जो कहता है, जो बिल्कुल लोअर दर्जे के लोग उनकी बात शुरू करते हैं, वो अब प्रधानमंत्री के मुंह से कहलवाई जा रही है। उस स्तर पे अगर प्रधानमंत्री को लाया जा रहा है तो फिर भी कुछ भी कहा जा सकता है। यह भी कहा जा सकता है कि नेहरू ने जो नेशनल हेराल्ड शुरू किया था, वो अंग्रेजों से लड़ने के लिए नहीं किया था, वो उन्होंने सरदार पटेल से लड़ने के लिए किया था। कुछ भी कह सकते हैं। हम यहाँ थोड़ा सा बता दें, बहुत जरूरी बात है, जो लोग नहीं जानते, ये नेशनल हेराल्ड कोई सामान्य अखबार नहीं है। इसीलिए बीजेपी को, आरएसएस को इससे परेशानी है। आजादी से पहले जब सारा मीडिया, खासतौर से अंग्रेजी मीडिया, अंग्रेजों के साथ खड़ा था, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अखबार शुरू किया था नेशनल हेराल्ड के नाम से। बिल्कुल। और जिसने आजादी के आंदोलन में एक माहौल बनाया था। इसलिए नेशनल हेराल्ड की भूमिका बहुत बड़ी है। ये ऐतिहासिक इमारत जो आप देख रहे हैं, इसमें एक से एक बड़े संपादक बैठे हैं। खुद नेहरू बैठते थे। और ये आपको बता दें कि नेहरू खुद अपनी आलोचना करने के लिए एक उपनाम से, एक पेन नेम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, उससे लिखते थे। वो पेन नेम था चाणक्य। लोग बड़े हैरान हो जाते थे कि नेहरू के बारे में आलोचना करने वाला लेखक कौन है। वो खुद नेहरू हुआ करते थे। तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो उनका अखबार था। आज उस विरासत को खत्म करने की ये सारी कोशिशें कर रहे हैं, मगर वो होगी नहीं। दूसरी बात जो आपने बिहार की कही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के बारे में मीडिया के जरिए खबर फैलाई गई कि कांग्रेस वहां अकेली लड़ेगी। बीजेपी बहुत चाहती है कि वहां कांग्रेस अकेला लड़ ले। इसलिए आपने देखा कि एक सब जगह चर्चाओं में ये बात होती थी कि नहीं नहीं, अभी तेजस्वी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। कांग्रेस में जरूर जो नए इंचार्ज बने हैं अल्लाह वरू, उन्होंने कहा है, नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं राजेश राम, उन्होंने कहा है, बस तेजस्वी जो मेन पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसकी तरफ से तो कुछ आया ही नहीं। तो तेजस्वी ने कहा मैं खुद ही जा रहा हूं ना बात करने के लिए, मैं वहां सबसे बात कर लूंगा। वहां राहुल गांधी भी होंगे, अध्यक्ष खड़गे जी भी होंगे, केसी वेणुगोपाल भी होंगे, सारे लोग होंगे, अल्लाह वरू भी होंगे, राजेश राम भी होंगे, सब लोग थे आज जी। सबके साथ बैठ के आज बड़े आराम से बात हो गई है। और जैसा कि तेजस्वी की बाइट आपने सुना दी, उन्होंने कहा बाकी दलों से ही बातचीत हो रही है। तो इस बार बिहार की लड़ाई जो है बहुत कठिन होने जा रही है नीतीश कुमार और बीजेपी के लिए। 2015 में तो हार गई थी बीजेपी, वहां पे लालू यादव जीत गए थे, कांग्रेस जीत गई थी, लेकिन उन्होंने फिर नीतीश को तोड़ के अपनी सरकार बना ली थी, मतलब नीतीश की सरकार बना दी थी। 2015 में नीतीश को मालूम था कि बीजेपी की हालत क्या होने वाली है, इसलिए वो कांग्रेस और राजद के साथ आ गए थे। और 2020 में
2020 की जीत भी जो है वो मतगणना केंद्रों में हुई है। रात भर जो है काउंटिंग चलती रही है और थोड़े थोड़े वोटों से कांग्रेस के और आरजेडी के और सीपीआई-एमएल के उम्मीदवारों को हराया गया है जी। वो भी चुनाव जीत गए थे। तो ये जो स्थिति है आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें बीजेपी सब कुछ करेगी, मोदी जी सब कुछ करेंगे, लेकिन कांग्रेस और खासतौर से राहुल जिस तरह से एक माहौल बना रहे हैं उससे लड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। बस उसमें अब यही देखने की बात है कि अब ये जो नया आया है नेशनल हेराल्ड का, संपत्तियां जब्त होंगी, राहुल और इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार उन्होंने लटका दी है सोनिया गांधी के ऊपर। जब ये सब होगा तो कितना कांग्रेसी मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। निश्चित ही रूप से कुछ लोग डरेंगे, लेकिन निश्चित ही रूप से उससे ज्यादा बड़ी तादाद में बहुत बहादुरी के साथ लोग सामने आएंगे। बिल्कुल, बहादुरी और कायरता ये दोनों चीजें साफ साफ सामने आएंगी। और बहादुरी दिखाने का कार्यकर्ताओं के लिए इससे अच्छा मौका कोई नहीं होता है कि वो सड़क पे आकर संघर्ष करते हैं, वो बताते हैं कि अपने नेता के साथ वो कितने हैं। और ये एक अच्छा मौका है कांग्रेस के लिए, क्योंकि इसके बाद ही बिहार चुनाव है। तो ये फैसला हो जाना चाहिए कि कांग्रेस जिसको वो कह रहे हैं कि हम संगठन का साल बना रहे हैं, राहुल गांधी आज अहमदाबाद इसीलिए गए हैं, संगठन सृजन का नाम उसको दे रहे हैं। तो ऐसे में नेतृत्व, दो ही चीजें हैं कांग्रेस के पास। एक कांग्रेस का नेतृत्व जिसे मोदी जी कहते हैं परिवार, वो नेतृत्व है, वो लीडरशिप है। और दूसरे कांग्रेस की नीतियां, प्रो पीपुल नीतियां, आम जनता की, गरीब की नीतियां। वो आम जनता, गरीब की, प्रो पीपुल जनता की नीतियां जो है उनके साथ कितने लोग खड़े हुए हैं और कितने लोग केवल इसलिए खड़े हुए हैं कि वो कहीं एडजस्ट हो जाए, उन्हें कहीं सत्ता मिल जाए, उनका कुछ काम हो जाए। तो इसका फैसला जो है इस संक्रमण काल में, जो ट्रांजिशन पीरियड ये जो आ रहा है, अच्छी तरह हो जाएगा। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर आज दिन भर के घटनाक्रम और उसमें शुरुआत से लेकर अभी तक ईडी की एंट्री एक बार फिर हो चुकी है। और ईडी की एंट्री के बाद साफ समझ में आता है, जब ईडी की एंट्री, सुरक्षा जांच एजेंसियां जो हैं वो एक्टिव हो जाएं तो समझिए देश में चुनाव है। पहले होता था कि बॉर्डर पर तनाव है तो देश में चुनाव है, अब होता है कि अगर ईडी सीबीआई की एंट्री है तो देश में चुनाव है। यानी अब चुनाव की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। क्या डॉक्टर साहब ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। जी जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की सरकार के पास चुनाव लड़ने के जो औजार हैं उनमें सबसे पहला, सबसे नुकीला हथियार ईडी है, सीबीआई है, आईटी है, एनआईए। क्योंकि बातचीत आपने ईडी से शुरू किया, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, इन लोगों के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट पेश कर दी। लेकिन ईडी की यशोगाथा भी दर्शक जान ले। अभी इसी सत्र में माकपा के केरल से सांसद हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा कि सन 2015 से 2025 तक 10 सालों में कितने राजनेताओं, सांसद, विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक इत्यादि पर ईडी ने मुकदमे दर्ज किए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन को बताया कि अप्रैल 2015 से फरवरी 2025, बिल्कुल हाल के दिनों तक का आंकड़ा है, कुल 197 मुकदमे राजनेताओं के खिलाफ दर्ज किए थे। उनके उत्तर के हवाले से बता रहा हूं, कन्विक्शन रेट भी देखिए। 197 मुकदमों में ईडी ने सिर्फ 2 लोगों को सजा करवा पाई। जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जिन्हें सजा हुई है वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हरिनारायण राय और एनोस एक्का, इन 2 लोगों को 7 साल की सजा हुई है, कुछ जुर्माना हुआ है। ये तो बात हुई राजनेताओं के खिलाफ ईडी के मुकदमों में। इसके अलावा कुछ महीने पहले पिछले सत्र में लोकसभा में पूछा गया था कि 10 साल में 2014 से लेकर 2024 तक ईडी ने कितने मुकदमे दर्ज किए। तब सरकार ने बताया था कि 5297 मुकदमे पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग के केस देश भर में दर्ज हुए थे, जिनमें राजनेताओं के अलावा अधिकारी और बाकी सारे लोग।
अब उसमें भी 2 सिद्धि का आंकड़ा जान लीजिए। 5297 केसेस में से सिर्फ 40 लोगों पर दोष सिद्ध कर पाई। 5297 में से सिर्फ 40। हमारे दर्शक ये भी जान लें कि पिछले 1-2 सालों में सुप्रीम कोर्ट में ईडी को अपने इन मुकदमों और इनमें किए गए अभी तक के निवारण को लेकर कितनी बार फटकार लग चुकी। पश्चिम बंगाल के एक मामले में, अरविंद केजरीवाल के मामले में, न जाने कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, जमानतें हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि आप बिना सबूत के गिरफ्तार कर लेते हैं लोगों को, और न जाने क्या क्या कहा। केंद्र सरकार और उसके भाग्य विधाताओं में जरा भी शर्म बाकी होती तो ईडी के जरिए अपने विपक्षी शत्रुओं को, शत्रु है उनकी नजर में, वे विपक्षी दल, विपक्षी नेता प्रतिस्पर्धी नहीं है, दुश्मन है। तो अगर जरा भी शर्म बाकी होती इस सरकार में, केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों में, गृह मंत्री में, देश के प्रधानमंत्री में, तो ईडी और तमाम इस तरह की जो जांच एजेंसियां हैं उनके दुरुपयोग पर रोक लग चुकी हो। लेकिन वो आज भी बदस्तूर जारी है। अब आपके सवाल पर बात कि अगर ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है तो समझ लीजिए चुनाव है। तो सबसे पहला चुनाव तो बिहार का ही आने वाला, फिर बाकी राज्यों में चुनाव है। 2027 में उत्तर प्रदेश में भी आएगा। तो ईडी, सीबीआई, एनआईए, आईटी, इन सबकी कार्रवाइयां लगातार चलती रहेंगी। और इतनी निर्लज्जता से ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं कि प्रथम दृष्टया दिख जाता है कि पूरे देश में बीजेपी के नेताओं को छोड़कर विपक्ष के नेताओं पर ही इसकी कार्रवाई चल रही है। और एक तथ्य, जो भी व्यक्ति बीजेपी की वॉशिंग मशीन में दाखिल होकर एकदम साफ सुथरा, एकदम सफेद शफाफ होकर बाहर आ जाता है, उस पर से ईडी अपना अंकुश हटा लेती। अजित पवार, जिनके लिए मोदी जी ने कहा था 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी हैं, जिनको देवेंद्र फडणवीस चक्की पीसिंग करवाना चाहते थे, वे जब बीजेपी के साथ आ गए, सरकार बना दी, तो अजित पवार की 1000 करोड़ की परिसंपत्तियां जो ईडी ने, आईटी ने अटैच कर रखी थी, वो मुक्त कर दी गई। उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया कि ये बिना मनी लॉन्ड्रिंग के खरीदी गई संपत्तियां हैं, इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं। तो कुल मिलाकर अब जो कार्रवाई शुरू हुई है वो इसलिए हुई है कि राहुल गांधी की सक्रियता, मल्लिकार्जुन खड़गे की सक्रियता, कांग्रेस पार्टी की, इंडिया गठबंधन की सक्रियता अब दिल्ली के माथे पर पसीना ला रही। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की कवायद, खास तौर से मोदी की मांद में गुजरात में घुसकर राहुल गांधी जो हुंकार भर रहे हैं, उसे रोकने के लिए, उनकी गर्दन पर अंकुश चुभोने के लिए ईडी को आगे लाया गया। बाकी और जो कुछ आज पूरे दिन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा गंभीर विषय है तमिलनाडु सरकार का, एमके स्टालिन की सरकार का अपने राज्य को स्वायत्त कर दिए जाने की मांग पर हामी भरता। हमारे संघीय ढांचे में केंद्र ने जितने अत्याचार, जितनी मनमानी गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ की है, ये उसकी परिणति है और ये सिर्फ अभी एक शुरुआत है। आगे इसके गंभीर नतीजे देश को देखना पड़ेगा। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक। पूरब में खासकर पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं उस पर भी खूब राजनीति हो रही है, उसके तार भी जोड़े जा रहे हैं। उधर बांग्लादेश से राजनीति यानी सियासत किस दिशा में कैसे जाएगी वो आप और हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसके अंदर जो चल रहा है
उसकी समझ आपको और हमको, हम दोनों को होनी चाहिए। और इस चर्चा में हम वही कोशिश करते हैं कि उस समझ को हम लोग आपस में बात विचार विमर्श करके डेवलप करें, ज़्यादा ज़रूरी है। वरना ज़ीरो टॉलरेंस और ज़ीरो पॉवर्टी की बात जो कह रहे थे अखिलेश यादव जी, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ज़ीरो करते करते ज़ीरो देश को कर देंगे क्या, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास, फिर प्रोफेसर रविकांत जी के पास आऊंगा। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप ईडी की एंट्री, और ईडी की एंट्री के साथ साथ यानी राहुल गांधी सोनिया गांधी का नाम चार्जशीट में आना, साथ में उधर सैम पित्रोदा का नाम भी आना, नेशनल हेराल्ड की बात, लेकिन क्या इसके पीछे क्या हो सकता है? अभी तक तो बिल्कुल शांति थी, खामोशी थी। 2024 का चुनाव भी निकल गया, 3 चुनाव निकल गए, और आज अचानक रॉबर्ट वाड्रा को बुलाना, उसके बाद शाम होते होते ये सब घटनाक्रम, क्या दिल्ली में जो बैठक हो रही थी, बिहार की बैठक, उसको लेकर, या राहुल गांधी का इतनी जल्दी जल्दी गुजरात जाना, ये मायने रखता है इसमें, या कुछ और है? पहले तो नेशनल हेराल्ड ईडी की बात करते हैं राजीव जी। ये कहानी बेची सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी जी को, और सुब्रमण्यम स्वामी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, मंत्री बनने की भी दावेदारी थी, सिक्योरिटी भी ले ली उन्होंने Z+। अब उसके बाद ये सब लेने के बाद अब वो लगातार मोदी जी का टायर पंचर कर रहे हैं। लेकिन वो ईडी की कहानी, जो नेशनल हेराल्ड की कहानी है, उसका आप यही सार समझिए, बिना मेरिट में जाए उस केस के, कि राहुल गांधी से 2022 में 55 घंटे की पूछताछ की, 3 साल लग गए चार्जशीट करने में, और ये पूछताछ भी उसके 2 साल बाद हुई जब केस उन्होंने रजिस्टर किया। तो ईडी की कहानी क्या है कि वो पॉलिटिकल विंग है बीजेपी का, और जैसा डॉक्टर पाठक ने बताया कि 193 पॉलिटिशियंस को पिछले 10 साल में उन्होंने वो किया है, चार्जशीट किया है या FIR किया है और एक्यूज बनाया है, और केवल 2 में कन्विक्शन, यानी 1%, लगभग 1% कन्विक्शन रेट है। तो इतने ये टैक्स पेयर के पैसे पे ईडी ये काम कर रहा है, ये किस लिए कर रहा है? लेकिन जैसा अभी शकील जी कह रहे थे कि ईडी की कार्रवाई कांग्रेस में एक नया जोश भी भर सकती है, और यही होने जा रहा है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, जिसकी चर्चा हम लोग अक्सर करते हैं यहाँ पे, देखिए नरेंद्र मोदी कांग्रेस पार्टी से या किसी से भी पॉलिटिकल लड़ाई नहीं लड़ सकते। वो पेड़ के पीछे छुप के ही वार करते हैं। तो वो ईडी, CBI, इनकम टैक्स, गोदी मीडिया, इन सब की आड़ से ही वो विपक्ष पे हमला करते हैं। पॉलिटिकल लड़ाई वो नहीं लड़ पाते हैं। और असली जो कारण है, वो कारण ये है कि बिहार का चुनाव आ रहा है जी, और इसकी भी चर्चा हम लोग करते हैं कई बार यहाँ पे, कि बिहार बीजेपी चुनाव के पहले लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब करती है। तो सबसे पहला जो उनका अटैक होता है वो ईडी, CBI, इनकम टैक्स के जरिए होता है। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन से इलेक्टोरल रोल को मैनिपुलेट करवाते हैं, और फिर वो बाकी की कार्रवाई करते हैं गोदी मीडिया के थ्रू और पुलिस के थ्रू और इन सब के थ्रू। तो ये जो पूरा खेल है वो बिहार के इलेक्शन के पहले लेवल प्ले फील्ड को डिस्टर्ब करने का। आज ही पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने चुनाव आयोग से पूछा है, जिस चुनाव आयोग के सदस्य मेंबर रह चुके वो, उससे पूछा है कि जो अचानक ये वोटर लिस्ट में लोग बढ़ते हैं, ये कहां से आते हैं? इसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। तो ये पूरी जो बिहार के चुनाव की एक कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। दूसरा कि कांग्रेस गुजरात मॉडल कांग्रेस अपना लागू कर रही है। अब बीजेपी के मोदी जी के बाद अब वो कांग्रेस का गुजरात मॉडल हो रहा है वहां पे। मोदी जी का गुजरात मॉडल 2002 से आया था। कांग्रेस
संगठन के को कैसे व्यवस्थित करे उसका गुजरात मॉडल वो बना रहे हैं। वो गुजरात में पायलट प्रोजेक्ट है जिसलिए राहुल गांधी बार बार जा रहे हैं। उसमें कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग, वर्कशॉप, नए तरीके का डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस, इन सब को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे उसके बाद वो देश के बाकी हिस्सों में मेरे ख्याल से सबसे पहले वो बिहार में लाया जाएगा, वो लागू होगा। तो इन सब वजह से जो है ईडी सीबीआई को अभी से जिसको कहा जाए कि डिप्लॉय कर दिया गया है बिहार के लिए। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई आरजेडी के तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की, और ये तमाम गोदी मीडिया शोर मचाता रहा। हम लोग लगातार यहाँ बात करते रहे कि आरजेडी और कांग्रेस सबसे पुराने अलाइज हैं, वैचारिक रूप से समानता है, दोनों जातिवाद जनगणना की बात कर रहे हैं, दोनों की राजनीति सामाजिक न्याय की है जी। तो और उसके बाद लेफ्ट पार्टियां भी हैं। तो लेफ्ट पार्टीज और आरजेडी और कांग्रेस और आरजेडी के जो अलाइज हैं उनका जो महागठबंधन है वो है। बाकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक एक सीट पर बात होती है, वो होगी ही। लेकिन आज तमाम आशंकाओं को, गोदी मीडिया की आशंकाओं को, हम लोगों को तो कोई आशंका नहीं थी, गोदी मीडिया की तमाम आशंकाओं को राहुल गांधी तेजस्वी यादव की मीटिंग ने खारिज कर दिया कि उनका गठबंधन बिहार में मजबूती के साथ लड़ेगा। और जैसी बिहार में स्थिति है वो हम सब जान रहे हैं, नीतीश कुमार को लेकर और एनडीए को लेकर बहुत सारी वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल होगा। और मोदी जी को चुनौती 2-3 है, बड़ी चुनौती। सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त मोदी जी को आरएसएस से है। बिहार के चुनाव के पहले इनको नड्डा जी का रिप्लेसमेंट लाना है, अभी तक उसकी कोई सुबुगाहट नहीं है। उनको तो मार्च में लाना था, मार्च एंड तक, उसके बाद 10 अप्रैल तक लाना था। अब आज 15 अप्रैल है। परेशान है नरेंद्र मोदी भी कि आखिर कैसे नड्डा जी का विकल्प यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाए, ये परेशानी अलग है। प्रशांत जी, जो 3-4 नाम ये लेके गए थे वो वहां से रिजेक्ट हो गए। अब परेशानी यही है कि नया नाम कौन हो। तो आरएसएस की तरफ से दबाव है। आरएसएस ये मानने को तैयार नहीं, जो हम लोगों का मीडिया भी बहुत सा मानता है, बहुत से कॉलम लिखने वाले मानते हैं कि मोदी जी हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव के बाद उनका कमबैक हो गया। आरएसएस तो ये मानता ही नहीं है। आरएसएस कह रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा तो हमने जिता कर दिया आपको, 2024 का लोकसभा चुनाव आपने लड़ा था। तो परेशानी आरएसएस की तरफ से है, परेशानी इकोनॉमिक फ्रंट पे है, परेशानी अमेरिका के टैरिफ है, और उन तमाम परेशानियों का जो एक उनके पास पैरासीटामोल है वो ईडी है। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ईडी, क्या ईडी की एंट्री जो है उससे चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? 2024 के चुनाव पे तो कोई असर नहीं पड़ा, गिर गए नरेंद्र मोदी, 240 पे आके अटके। इसी मसले पे डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी चुनाव वो आप जानते हैं राज्यसभा सांसद एक नहीं बल्कि 4 बार के हैं और देश के वरिष्ठतम वकीलों में से एक हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आइए ज़रा सुन लेते हैं, फिर सीधे आऊँगा प्रोफेसर रविकांत जी के पास। इन्हीं तमाम मसलों पे चर्चा करेंगे और चर्चा ये भी कि आखिर कहाँ फंसी हुई है गाड़ी नरेंद्र मोदी की। लेकिन पहले सुनिए डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी को। नेशनल हेराल्ड के विषय में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो कुछ भी नई नहीं है, इसलिए क्योंकि जब ये केस शुरू हुआ था तभी हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि ये बड़ा विचित्र केस है जो शुरू किया गया है बिना किसी 1 रुपये के स्थानांतरण हुए, बिना किसी 1 पैसे की प्रॉपर्टी के स्थानांतरण हुए। एक नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 की कंपनी बनाई गई जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी और अन्य लोग, लेट श्री मोतीलाल वोरा जी इत्यादि सब डायरेक्टर्स थे, जिसमें न डिविडेंड दिया जा सकता है न कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकता है, सिर्फ नेशनल हेराल्ड की पुरानी प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। उस पर एक मनगढ़ंत झूठा केस रचा गया है।
उसी प्रक्रिया में एक श्रृंखला में ये एक और चीज हुई है जो चार्जशीट फाइल हुई है, जो प्रक्रिया होती है। शुरुआत से इसका पूरी तरह से कानूनी रूप से नियंत्रित रूप से सामना किया जा रहा है और मैं बताना चाहता हूं कि एक फेक केस है जिसमें कोई भी तथ्य नहीं है, निराधार है और अंततोगत्वा इसमें कोर्ट्स ये स्पष्ट करेंगे। अभी सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया चल रही है और इसको एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो दर्शाया जा रहा है। तो सुन रहे थे आप यहाँ डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी इस केस को लड़ेंगे वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन कैसे क्या हो रहा है टेक्निकल पार्ट इसका और लीगल पार्ट उसका जिक्र भी कर रहे थे। मगर हम यहाँ जरा सियासी पार्ट को और खंगालते हैं और ज़रा पर्दे खोलने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर रविकांत जी, ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि चुनाव और चुनाव से पहले एक तरफ बिहार दूसरी तरफ गुजरात, इन दोनों के बीच दिल्ली और दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उसमें ईडी की एंट्री, इसकी क्या ज़रूरत थी? क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी को फायदा होने वाला है? जबकि कल 16 तारीख है, वक्फ बिल पर एक नहीं कई सारी याचिकाएं लगी हुई हैं और सीजेआई 3 जजों की बेंच बना चुके हैं जिस पर कल सुनवाई होनी है। 13वें नंबर पर यह केस है। सुबह दोस्तों 10 बजे से लगातार हम रहेंगे लाइव और ब्रेकिंग लेकर आएंगे कि आखिर वक्फ बिल पे क्या कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। पल पल की रिपोर्ट हम आपको पहुंचाएंगे अपने ब्रेकिंग न्यूज के जरिए कल सुबह 10 बजे से। लेकिन उससे पहले क्या ये पूरा का पूरा घटनाक्रम उस दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है प्रोफेसर रविकांत जी? और क्या यहां पर गाड़ी जो है वो अटकी हुई है नरेंद्र मोदी की? देखिए, मोदी जी के पास और विकल्प क्या है? राहुल गांधी को रोकने के लिए अब सोनिया जी तो अपने राजनीति के अंतिम पारी में है, विशेष उनकी सक्रियता नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, और मैं बार बार इस तरफ ध्यान दिलाता हूं आपका, प्रशांत जी भी बराबर इस बात को कहते हैं कि ये जो लड़ाई चल रही है इस समय वो मनुवाद बनाम अंबेडकरवाद के बीच की है, हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय की राजनीति की है, मनुवाद बनाम संविधानवाद की है। बीजेपी और आरएसएस घोषित रूप से संविधान के खिलाफ खड़े हुए और ये सपना कोई उनका आज का नहीं है, 100 साल का सपना है। पहले दिन से ही संविधान पर हमला करते रहे, डॉक्टर अंबेडकर पर हमला करते रहे, नेहरू पर हमला करते रहे, सामाजिक न्याय की जगह सामाजिक समरसता लेकर के आए ताकि जाति और वर्ण की जो व्यवस्था है उसको बनाए रखा जाए और जो सदियों से पीड़ित लोग थे, जिन्हें आजादी मिली उस संविधान के साथ। देखिए, देश को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इन वंचितों को आजादी मिलती है संविधान लागू होने के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद। अब मोदी भक्तों को मिली 2014 के बाद। तो वो जो आजादी को जो फील किया, एक व्यक्ति एक वोट, और जहां लेकर के जा रहे थे उस समय के लोग, नेहरू से लेकर के और पटेल साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद और डॉक्टर अंबेडकर, एक सामाजिक लोकतंत्र का विकास करना, आर्थिक समता स्थापित करना। आरएसएस हमेशा से इसका विरोधी रहा। राहुल गांधी ने बहुत क्लियर लाइन खींच दी और वो लाइन सामाजिक न्याय की है, उसके भीतर धर्मनिरपेक्षता भी है। जिन लोगों को लगता है कि सामाजिक न्याय के साथ धर्मनिरपेक्षता नहीं है, उनको यह समझ लेना चाहिए कि संविधान का मतलब सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता है। पिछले 10-11 साल में आप कह सकते हैं कि पहली बार कांग्रेस पार्टी ने बिना डरे और बिना झिझके, बिना मोदी के चंगुल में फंसे हुए, खुल करके मुस्लिम मुद्दे पर बयान दिया और टिके रहे, अभी भी टिके हुए।
वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर, और ये सिर्फ मुस्लिम से जुड़ा हुआ नहीं है, वो दिखता जरूर सीधे तौर पर है। जो राहुल गांधी ने कहा कि ये मुद्दा तो अभी क्रिश्चियन लोगों का भी आएगा, सिख लोगों का भी आएगा, तो जो भी ऐसी संपत्तियां और ये वही है, और इसको आप कुछ अलग मत समझिए। मनुस्मृति क्या कहती है कि संपत्ति, शिक्षा और शस्त्र, इन पर कोई अधिकार नहीं होगा, ना अल्पसंख्यकों का होगा, ना दलित शूद्रों का। तो हिंदू मुसलमान करके वो जमीनें हड़पने की जो पूरी साजिश चल रही है, उस पर अडिग होकर के कांग्रेस पार्टी जो खड़ी हुई, बीजेपी इससे बिलबिला गई है। उसको लगता ही नहीं था कि कभी ऐसे हो, क्योंकि वो जो मरा हुआ सांप था वो ऐसे डराते रहे कि देखिए देखिए देखिए। तो उसी पर मोदी जी ने वो बोला कि अब साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए, आप तय करें, अपना तो तय कर लीजिए। कांग्रेस को क्या, कांग्रेस को जो करना था वो उसने कर लिया। कांग्रेस ने डंके की चोट पर अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को बनाया। आपकी हिम्मत हो तो दलित ही बना करके दिखा दीजिए। हालांकि मैंने सुना है कि मोदी जी दलित महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के मूड में है। अब ये बात कितनी सही है, आप लोगों की थोड़ी पकड़ रहती है तो आप लोग बता सकते हैं। वो इस दांव के जरिए मोहन भागवत को फंसाना चाहते थे। उन्हें तो पूरी पार्टी को मुट्ठी में रखना है। तो कांग्रेस पार्टी ये तय करेगी, अरे भाई आप कौन हैं? कांग्रेस पार्टी को तो ये पूछ लेना चाहिए, आप अपना तय कर लीजिए साहब, हम तो तय कर ले रहे हैं। ये जो बेचैनी है बीजेपी की और मोदी की, ये उसकी प्रतिक्रिया में है। अब ये बीजेपी की यही भाषा होती है साहब, क्रिया की प्रतिक्रिया। और राहुल गांधी खम ठोक करके खड़े हुए, हो जाने दीजिए दो दो हाथ, तो आप क्या करेंगे? क्या बिगाड़ेंगे राहुल गांधी का? मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। अब 25 मुकदमे पहले हैं, सजा भी हो चुकी है राहुल गांधी को। और राहुल गांधी कोई वो थोड़ी ना कि डर, उनके परनाना 9 साल तक जेल में रहे। जिसके खून में ही आजादी का आंदोलन हो, उसको कौन डराएगा? वो दलाली और माफीनामा ये राहुल गांधी के खून में नहीं है। जिनके खून में है वो डरते हैं, इसीलिए भागते हैं। तो उसके लिए ईडी की कार्रवाई जो हुई है, लेकिन राजीव जी मजेदार बात यह है कि चल कुछ नहीं रहा है। ट्विटर पर भले ही चल रहा हो, क्योंकि मोदी के पिटारे में जितने भी कबूतर और जितने भी रूमाल थे सब निकल चुके हैं। और लोग खेल समझ चुके हैं कि मदारी आएगा, अब ये तो शिकारी है, जाल बिछाता है, कब तक लोग फंसेंगे? अब लोगों ने फंसना बंद कर दिया है, लोग सुनते ही नहीं। उन्हें पता है ईडी का मतलब, अब इसको आप तोता कहें, कबूतर कहें, वो जो भी चिड़िया का नाम देना चाहें, मोदी जी की मोर कहें, वो घर में वो दाना वाना चुगाते हैं। अब घर में कोई नहीं होगा तो क्या करेंगे बेचारे, किससे बतियाएंगे? अच्छा रहता कि पति पत्नी दोनों लोग साथ रहते हैं, हम लोग तो यही चाहते हैं, परिवार की बात करने वाला संघ। तो ईडी के जरिए जो, देखिए डराने का सवाल तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को डराने के लिए, ये केवल बदनाम करने के लिए, वही खेल है पुराना वाला। लेकिन ये खोटा सिक्का बार बार नहीं चलता, एक आध बार चल गया। राहुल गांधी की इमेज जितनी आप गिरा सकते थे वो गिरा ली। अब ये तो खरा आदमी है ना, वो डंके की चोट पर बोलता है। तो लोग उस पर कोई भरोसा नहीं कर, जानते हैं कि ईडी और सीबीआई का क्या रोल है। बिहार में चुनाव है, ईडी सीबीआई आ गई, और उसके बाद फिर गायब हो जाएगी। ये इसमें एक और खेल है राजीव जी, जिस पर बात होनी चाहिए कि जब इस तरह का खेल नरेंद्र मोदी करते हैं
तो दरअसल सिर्फ बदनामी करना नहीं होता है, फंसाना होता है किसी भी व्यक्ति को। मतलब हमारे आप जैसे मामूली व्यक्ति को भी फंसाया जाता है ताकि वो मुकदमेबाजी में उलझा रहे और मोदी जी खेल करें चुनाव आयोग के जरिए, कहां कितना वोट बढ़ाना है, कहां कितना काटना है, ध्यान में ही नहीं जाए। ये एक बड़ी साजिश है। इसको समझना चाहिए कि उसमें सिंघवी साहब है, वो अपना काम कर रहे हैं, उसमें उलझने की जरूरत नहीं है। पहलवानी तो असली वहां करनी है बिहार में। इंडिया अलायंस को बहुत समझ बूझ करके, अब नीतीश कुमार का तो पत्ता साफ हो ही चुका है जी। गठजोड़ बना करके लेफ्ट और आरजेडी कांग्रेस को बहुत मजबूती के साथ खेलना चाहिए। और इस समय जो देश में हवा बह रही है, मैं अभी कल बंगा पंजाब में था और ये बात आपके चैनल के मार्फत जानी चाहिए, शकील जी हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी के सरकार से लोग आज ही जा चुके हैं और कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में कोई खास सुगबुगाहट नहीं है। तो ये बिल्कुल मैदान साफ है इस समय। और मैं उस इलाके में था जिसे दोआबा कहते हैं, जो खास करके दलित बाहुल्य इलाके, वहां दलितों के भीतर कांग्रेस पार्टी को लेकर के चर्चा हो रही है। वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा सक्रिय हो, तो यहां पे उनको मौका दिया जाए। और अंतिम बात, शकील जी खामखा बताते रहते हैं कि नेहरू जी चाणक्य नाम से लिखते थे। ये मोदी जी को काहे बार बार फ्रस्ट्रेट करते हैं आप? बेचारे चाणक्य नाम तो मोदी जी को लिखना चाहिए। अब कहीं ऐसा ना हो कि कल को चाणक्य नाम से मोदी जी लिखने लगे। तो शकील जी से मेरी विशेष विनती कि ऐसी बात मत कहिए, ये सब तथ्य मत बताइए। वहां तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ही ज्ञान अच्छा है, ये करके आप मोदी जी को चिंतित मत कीजिए, वरना फिर वो मोर को दाना चुगाएंगे कि कौन सा पक्षी लेके आएंगे, मुझे नहीं समझ में आता। राजीव जी। जी जी जी, बिल्कुल आऊँगा शकील जी के पास, इस पर अपनी बात वो रखेंगे। लेकिन पहले अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, और क्या लगता है आपको, क्या इतना आसान है विपक्ष को फंसा कर रखना? क्या अब ये एक्सपोज नहीं है, एक्सपोज्ड कह सकते हैं, नहीं है कि नरेंद्र मोदी की सरकार यही करती रही है, जांच एजेंसियों को आगे रखती है जब जब कहीं फंसने की बारी आती है। और बिहार में चुनाव बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है, ये सब जान रहे हैं। नीतीश बाबू आउटडेटेड हो गए हैं, नीतीश बाबू का ग्राफ बहुत गिर चुका है, शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ नज़र आते हैं। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि किसी तरह उनकी सरकार बने, बीजेपी चाहती है, लेकिन बीजेपी खुद फंसी हुई है, अपना अध्यक्ष अभी तक नहीं चुन पा रही है। ऐसे में कितनी मदद ईडी, सीबीआई ऐसी जांच एजेंसियों से मिल सकती है? देखिए राजीव जी, ईडी सीबीआई मदद तो करती है, इसमें कोई शक नहीं है। सरकारें गिनाने में करती है, बनाने में जो है मतलब नहीं कर पाती है। बनाना मतलब जनता के जरिए बनाने में मदद नहीं हो सकती, सरकारें गिराकर बनाने में तो मदद करती है। महाराष्ट्र में बनी थी ईडी की सरकार, चली वो, तो ईडी ने काम किया। उत्तराखंड में भी कोशिश की गई थी, उसको पलट दिया था। कर्नाटक में बनी थी ईडी की सरकार। तो इस तरीके की सरकारें बनाने में तो काम चल सकता है, लेकिन आप चाहेंगे ईडी के दम पर आप चुनाव जीत लेंगे, वो नहीं हो सकता। और ईडी के दम पर अगर चुनाव जीतना होता तो 2024 का लोकसभा चुनाव मोदी जी जीत गए होते। ईडी तो तब भी काम पर लगी हुई थी, बीच चुनाव में भी काम पर लगी हुई थी। तो इसलिए ईडी अब कोई मदद करने वाली नहीं है, और मदद जो करेगा, अब तो अफसरों के नाम भी नोट हो रहे हैं। अब तो एक तरीके से आज प्रताप सिंह खाचरियावास जो कांग्रेस के मंत्री रहे राजस्थान में, उन्होंने तो साफ साफ कहा, उन्होंने कहा कि हमें, जब हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो हमें तो मालूम है कि ईडी आएगी हमारे यहाँ, तो ईडी आएगी तो हम तैयार हैं, ईडी आए, हम कोई बेवकूफ थोड़ी है, तो हमारे यहाँ ईडी आएगी, हमें मालूम है, क्योंकि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी और बीजेपी वालों, एक बात को ध्यान रखना, जब सरकार बदलेगी तब तुम्हारे साथ क्या होगा, फिर मत रोना। तो ये कहा प्रताप सिंह खाचरियावास ने। तो ये बात मोदी जी को, मोदी जी के भक्तों को समझनी चाहिए कि आप अभी जो लंगड़ी सरकार लेकर चल रहे हैं,
और उसमें भी अगर आप ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरीके से और सीबीआई का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कल को जब आपकी सरकार गिरेगी तो आपके साथ भी होगा, फिर आपके साथ कोई रोने वाला भी नहीं होगा। और मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव की आज मुलाकात हुई राजीव जी, और उसके बाद एक और घोषणा हो गई। पशुपति कुमार पारस जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, एनडीए में शामिल थे, उन्होंने साफ घोषणा कर दी कि हम तो एनडीए के साथ नहीं है। हालांकि कल भी उन्होंने घोषणा कर दी थी, लेकिन आज तो उन्होंने उससे 2 कदम आगे बढ़कर कह दिया। उन्होंने कह दिया कि इंडिया गठबंधन को अब 17 तारीख की जो बैठक है उसमें अपने मुद्दे सब तय करके और जनता के बीच जाना चाहिए, सारे जिलों में जाना चाहिए और सारे दलों को बैठकर जो है विपक्ष को अब जनता के बीच जाना चाहिए। और हम अब इंतजार कर रहे हैं, यानी पशुपति कुमार पारस जो है वो अब इंडिया गठबंधन में आने का इंतजार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सब लोग मिलकर चुनाव में जाएं, बीजेपी को हटाएं, क्योंकि जनता जो है वो नीतीश कुमार और बीजेपी से त्रस्त। तो वहां शुरू हो गया। तो इंडिया गठबंधन का कुनबा बढ़ रहा है, बीजेपी का कुनबा कम हो रहा है, ये चीज सामने आ रही है। अब जीतन राम मांझी उखड़े उखड़े फिर रहे हैं, बता रहे हैं बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया और अभी भी पता नहीं है क्या करेगी, बीजेपी धोखा देगी, ये कह रहे हैं जीतन राम मांझी। चिराग पासवान अपने घर में ही उलझे हुए हैं। अब उनके दूसरे भाई जो है प्रिंस राज, वो कह रहे हैं कि घर में आग जो है उनके जीजा लगा रहे हैं भारतीय सारी, और घर के मसलों को राजनीति में घसीट कर लेकर आ रहे हैं और तुच्छ राजनीति के लिए घर के मसले इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मोदी जी के हनुमान जो थे उनकी पूंछ में तो आग उनके घर में लगी हुई है। तो मोदी जी के हनुमान जो मोदी जी को कहां से बचाएंगे जब घर में ही उनकी आग लगी हुई है। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से आ रही है सामने राजीव जी, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बुरे दिन चल रहे हैं और वो शुरू हो गए हैं। अब मोदी जी अगर इसको नहीं समझ पा रहे, अब देखिए राजीव जी, अगर ये मजबूत नहीं होता और इधर चर्चा ये चल रही है कि शायद आरएसएस जो है वो अड़ गया है कि हम तो संजय जोशी को ही बीजेपी का अध्यक्ष बनाएंगे, और इसीलिए मोदी जी भागकर जो थे वो आरएसएस के दफ्तर पहुंचे। और ये इससे मालूम पड़ता है कि वहां गुजरात में कुछ लोगों ने पोस्टर लगा दिए संजय जोशी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने के। जिन लोगों ने पोस्टर लगाया उनसे कहा जा रहा है कि पार्टी से इस्तीफा दो। तो इसका मतलब राजीव जी, अगर नीचे गुजरात में अगर ये जमीन पे बातें नहीं है कि संजय जोशी कमबैक कर रहे हैं, तो मोदी जी के खिलाफ कम से कम गुजरात में संजय जोशी को तो बधाई नहीं देनी चाहिए थी किसी को। लोगों ने बधाइयां दी, उसके बाद कह रहे हैं, वो बता भी रहे हैं कि हमसे इस्तीफा मांगा जा रहा है मगर हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये शुरू हो गया गुजरात में। तो बीजेपी हर तरीके से घिरी हुई है। अब जहां तक सवाल ये है कि साहब आपने नेशनल हेराल्ड के केस में या किसी भी केस में आपने नोटिस भेज दिया कि साहब रॉबर्ट वाड्रा को बुला लो, प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी या राहुल गांधी को आप उसमें बना लेंगे। अरे भाई 20 मुकदमे और लगा लो, कौन सी दिक्कत? तो मुकदमे जो है वो ठीक है चलते हैं, और राजीव जी राजनीति में अगर मुकदमे नहीं है तो राजनीति की किस बात का है? वो हम लोगों की तरह कोई जो पत्रकार थोड़ी है कि वो मुकदमों से जो है वो कहे कि भाई ठीक है देखा जाएगा। और राजनेता है, उनको 100 मुकदमे चलते रहते हैं, नहीं जाते फिर चले जाएंगे। मुकदमों से घबराते हैं संघी। अब जो जैसा कहा प्रताप सिंह खाचरियावास ने कि भाई ठीक है अभी जो कर रहे हो करो, लेकिन सरकार बदलेगी उस दिन का भी ध्यान रखना, फिर सब कुछ मत कहना। तो यानी राजीव जी, लोग इंतजार कर रहे हैं और जनता भी इंतजार कर रही है कि सरकार बदले। और बिहार के चुनाव के बाद राजीव जी, देश की राजनीति में बड़े परिवर्तन निश्चित तौर पर होने हैं, चाहे एनडीए की सरकार बिहार में बने और चाहे एनडीए की सरकार जाए। नीतीश कुमार चाहे मुख्यमंत्री बने, चाहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ना बने, हर हाल में बिहार के चुनाव के बाद केंद्र की राजनीति में हमको जबरदस्त तरीके से तूफान देखने को मिलेगा। और मोदी जी शायद उस तूफान का इंतजार कर रहे हैं किनारे बैठकर। जी, बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं अमलिंदु जी। चलिए खैर, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप जो कह रहे हैं कि बिहार में चुनाव में भले एनडीए की सरकार बने या जाए, लेकिन देश की सियासत में बहुत बड़ा तूफान आप आने वाला है जो देखेंगे। और खासकर देश नहीं बल्कि दिल्ली, और दिल्ली में भी केंद्र की सत्ता में जो बैठी हुई सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार, उसकी बात कर रहे हैं अमलिंदु उपाध्याय जी। एक बार फिर शकील जी आपके पास आना चाहता हूँ। प्रोफेसर रविकांत जी कुछ कह रहे थे, उस पर आपकी टिप्पणी। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि क्या सब कुछ अब बिहार के चुनाव की तरफ फोकस होते हुए देख रहे हैं आप? और क्या, फिर एक बार ये सवाल करना चाहूँगा कि गुजरात जाकर, गुजरात से आप भी गए थे चूँकि गुजरात में अधिवेशन करके उसके बाद फिर दोबारा राहुल गांधी का गुजरात की तरफ रुख करना, क्या ये? और तीसरी बात, एक फ़ोटो काफ़ी वायरल हुई है कल राहुल गांधी की, राहुल गांधी वीडियो वायरल हुआ है। राहुल गांधी एक कार्यक्रम में गए, उनके बगल में रेखा गुप्ता जी बैठी हुई हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री। इसी बीच पीयूष गोयल जी आते हैं, केंद्रीय मंत्री साहब,
राहुल गांधी बिल्कुल बैठे हुए हैं, बाकी लोग नतमस्तक हैं। क्या ये बात पसंद नहीं आई, इसीलिए फटाफट आज सब कुछ हो गया है क्या? देखिए, सबसे पहले तो जो अमलेंदु जी ने कहा है, राहुल गांधी ने अहमदाबाद में कहा था, ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देख लीजिए, ये तस्वीर देखिए। हाँ, ये दूसरी तस्वीर है। हाँ जी, ये संसद भवन परिसर की है जी। वहां की ये तस्वीर है, ये जहाँ पे अम्बेडकर की बड़ी स्टेचू लगी हुई है, जो मैंने बताया था कि सामने से ले जाके पीछे लगा दी गई है। वहाँ जो मुख्य समारोह होता है, ये वहीं की तस्वीर है ये। खैर, तो हम ये बता रहे थे कि जो अमलेंदु जी ने कहा, इसमें ही बताएंगे हम, पहले बता दें, जो अमलेंदु जी ने कहा है कि तूफान आने वाला है, तो ये बात राहुल गांधी जो है, जो सामने बैठे हुए हैं, ये अहमदाबाद में कह चुके हैं। बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, राहुल गांधी के शब्द थे 9 तारीख को, और आज 15 तारीख है। 9 अप्रैल को राहुल गांधी ये कह चुके हैं। दूसरी बात, संजय जोशी, अमलेंदु जी के बहुत सारे रेफरेंस आएंगे अभी। अमलेंदु जी, आपने कहा कि संजय जोशी का बर्थडे, तो हम बता दें कि संजय जोशी को जब से साइडलाइन करवाया है मोदी जी ने 2012 से, तब से हर साल उनका बर्थडे ऐसे ही जोश के साथ, उत्साह के साथ कार्यकर्ता मनाते आए हैं। मोदी जी ने हर साल कोशिश की है कि उनका बर्थडे ऐसे नहीं मने, पोस्टर नहीं लगे, लेकिन न कार्यकर्ता मानते हैं और संजय जोशी इसका पूरा मजा लेते हैं। उनका हर बर्थडे जो है 13-14 साल से ऐसे ही बनता चला आ रहा है। और ये जो फोटो है, ये एक सामान्य है, इसमें कोई खास बात नहीं है। राहुल नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष बैठे हुए हैं, मंत्री हैं, वो आते हैं। नेता प्रतिपक्ष को या राहुल गांधी को या किसी भी पार्टी के उठने का ये कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। वो होता क्या है, कई चीज़ें कैमरे में पकड़ ली जाती हैं और वो कई चीज़ों पे आजकल बहस और चर्चाएं होने लगती हैं। इस तरह के 1 या 2 घंटे के प्रोग्राम में कई सारी चीज़ें आती हैं, जाती हैं, वो चलती रहती हैं। लेकिन राहुल गांधी का जहाँ तक सवाल है, तो राहुल गांधी सबसे बहुत अच्छी तरह मिल रहे हैं। उन्होंने पीयूष गोयल से भी बात करी थी, वहाँ पे रेखा गुप्ता से भी उन्होंने बात करी थी। उन्होंने वहाँ पे पार्लियामेंट में वो मोदी जी से भी बात कर लेते हैं। वो वहाँ पे सारे लोग एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है, सामान्य घटनाक्रम होता है, और इसमें कोई खास बात नहीं होती है जी। एक और बात, मुकदमे की बात हो रही है, FIR की बात हो रही है। तो आज एक बड़ा मामला जो है, एक बड़ा मोर्चा दिग्विजय सिंह ने भोपाल में खोल दिया। उन्होंने वहां बाबा रामदेव के खिलाफ TT नगर थाने में जाके एक तहरीर दी है कि रामदेव के खिलाफ FIR दर्ज करें। ये बहुत बड़ा मामला है, ये बहुत आगे तक जाएगा। और उन्होंने पुलिस से कहा है, उसके वीडियो भी है, वो तहरीर भी है, वो जो उन्होंने दी है 2 पेज की। उन्होंने कहा है अगर पुलिस ने FIR दर्ज नहीं करी तो मैं जो हूं कोर्ट में जाऊंगा। देखिए, बाबा रामदेव ने जो किया है, दिग्विजय सिंह तो इस बात से बहुत नाराज हो जाते हैं जब बाबा शब्द का उपयोग सामान्यतः मुंह से निकल जाता है। वो व्यापारी रामदेव कहते हैं और भी कुछ विशेषण लगाते हैं जो हम यहाँ नहीं कहेंगे, लेकिन वो रामदेव कहते हैं या व्यापारी रामदेव कहते हैं या कुछ और विशेषण लगाते हैं दिग्विजय सिंह। तो उनके खिलाफ दिग्विजय सिंह ने तो तहरीर दी है, लेकिन बाकी आयुर्वेदिक कंपनियों को भी उनके खिलाफ कोर्ट में जाना चाहिए या पुलिस में जाना चाहिए जी। उन्होंने जो है, जिस तरह से कैंसर की दवा, जिस तरह से कोविड की दवा, पुत्र होने की दवा, घोड़े से ज्यादा ताकत की दवा, ये सारी चीजें करके उन्होंने आयुर्वेद को कोई ताकत नहीं पहुंचाई है। और इसके साथ एलोपैथी वालों को भी जाना चाहिए। एलोपैथी में टर टर टर, ये उनका वीडियो है, ये उन्होंने कहा है। तो आयुर्वेद एलोपैथी वालों के लिए मौका है कि वो लड़े, क्योंकि उन्होंने अपनी नकली दवाओं के सहारे जिस तरह से पूरे मार्केट पे कब्जा कर रखा है, ये शब्द हमारे नहीं है, ये शब्द दिग्विजय सिंह के हैं, तो कर रखा है। तो इन लोगों को सबको करना चाहिए कि उन्होंने एक तरह से बाजार जो है अपने दूसरे कारणों से धार्मिक रंग देके अपने कब्जे में कर रखा है। तो ये एक दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा वहाँ पे नई शुरुआत की है रामदेव के खिलाफ, और वो कह रहा है कि मैं इस मामले में जाऊंगा नहीं। नेक्स्ट जो पंजाब के बारे में कहा है प्रोफेसर रवि कांत ने, वो बात बहुत सही है। वहाँ पे वाकई जो है, देखिए
काशीराम जी पंजाब के ही थे। थोड़ा सा जो चन्नी को राहुल गांधी ने वहां का मुख्यमंत्री बनाया था, ये दोनों चीजें इसलिए बता रहे हैं कि पंजाब का दलित जिसने देखा नहीं है वो समझ नहीं सकता कि पंजाब का दलित क्या होता है। वो यूपी के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के दलित से बिल्कुल अलग है। पंजाब का दलित काफी समर्थ है, समृद्ध है, लड़ने वाला है, उसके पास एजुकेशन है और उसकी संख्या जो है वो भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए पंजाब से जो दलित आंदोलन जो है वो बहुत तेजी के साथ उठता है, लेकिन उसको वहां पे नेतृत्व देने की जरूरत है। काशीराम जी भी वहां से आके यूपी की राजनीति करने लगे, पंजाब में वो दलितों की राजनीति नहीं कर पाए वो, तो वहां पे इस बात की बड़ी जरूरत है। और आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस ही वहां लड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी का वहां कोई अस्तित्व नहीं है, अकाली दल वहां पे खत्म हो गया है। लेकिन कांग्रेस की अपनी अंदरूनी समस्याएं भी पंजाब में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस पर हम भी कोई ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे। आज की जो मेन बात है वो तेजस्वी का आके राहुल गांधी और खड़गे से मिलना है। इसने सारी हलचल मचा दी। बिहार का चुनाव जो है अब बड़ा क्लियर हो गया है। जो अभी तक कहा जा रहा था कि कांग्रेस अकेले लड़ेगी, तेजस्वी यादव अलग से लड़ेंगे और उससे बीजेपी को फायदा होगा और वोट बढ़ जाएंगे, खासतौर से मुसलमान का वोट बढ़ जाएगा और इसका ऐसा हो जाएगा। मुसलमान का नाम मोदी जी बार बार इसीलिए ले रहे हैं, लेकिन अब वहाँ स्पष्ट है कि CPI-ML जो वहाँ पे CPI-ML का एक काम बड़ा महत्वपूर्ण है। वहाँ पे सबसे ज्यादा अगर नीतीश के अति पिछड़ा, अति दलित के लोगों को अपने साथ लाया है तो CPI-ML है। CPI-ML ने वहां अपना जनाधार बहुत बढ़ाया है। जैसे हम अभी दलित के बारे में बता रहे थे कि जो पंजाब के दलितों के बारे में नहीं जानते, ऐसे ही जो CPI-ML के बारे में नहीं जानते, CPI-ML किसी वक्त में एक भूमिहीनों की पार्टी हुआ करती थी बिहार के अंदर, और उन्होंने वहां पे जमींदारों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है जी। CPI-ML के खिलाफ भी वहाँ, अच्छा आप तो जानते ही हैं, हम आपके सामने बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें मजबूरी है, आप तो बिहार को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो रणवीर सेना जो है एक जो बनाई थी वहां पे, उसके खिलाफ सारी की सारी लड़ाई, भूमिहीनों की मदद जो है वो CPI-ML ने करी। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, तो CPI-ML भी जो है अपना जनाधार बढ़ा रही है। तो वो अब निम्न मध्यम वर्ग और यहाँ तक कि मध्यम वर्ग में भी उसका बड़ा असर पैदा हो गया है, और इसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। CPI-ML की सीटें इस बार बढ़ने वाली है। और दूसरी जो एक खास बात है कि तेजस्वी यादव बहुत ही बैलेंस के साथ इस बार काम कर रहे हैं। उनका वो ये नहीं है कि साहब कन्हैया कुमार आ गए या पप्पू यादव आ गए तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब सबको एडजस्ट करके कांग्रेस ने भी ये कह दिया है कि भाई देखो हमारी पार्टी के लोग हैं, वो सब साथ रहेंगे, आप हमारे बहुत विश्वसनीय सहयोगी हो, आप भी साथ रहोगे, मगर व्यक्तियों की लड़ाई इस चुनाव में नहीं है कि इस व्यक्ति को आगे जाना है, इस व्यक्ति को पीछे जाना है। सारे व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास ये दो चेहरे ऐसे हैं, कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, जिनकी एक अपनी पकड़ है लोगों के बीच में, जिनके खड़ा हो जाने से भी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो पिछली बार ये हुआ था 2020 के चुनाव में कि साहब कन्हैया कुमार को आगे मत लाइए, और पप्पू यादव का भी लोकसभा चुनाव में भी हमने सबने देखा कि उन्हें कांग्रेस ने अपना टिकट ही नहीं दिया, उन्हें फिर निर्दलीय लड़ना पड़ा, लेकिन वो जीत के आए हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे, और ये एक सबसे बड़ी बात है। और इसी का रिएक्शन है कि आज जो है ये आरोप पत्र पेश किया है, आपने सुना दिया उनका, अभिषेक सिंघवी का। अभी एक और आने वाला है, कांग्रेस का विस्तृत नोट आने वाला है, इसके ऊपर एक प्रतिक्रिया आने वाली है, कुछ ही क्षणों में आ जाएगी। प्रोग्राम चलते हुए आई तो हम फौरन उसको देने की कोशिश करेंगे। जयराम रमेश ने इस पे प्रतिक्रिया दी है ट्वीट करके, ट्वीट के जरिए। जयराम रमेश ने ट्वीट के जरिए, मैं चाहूँगा अगर हमारी टीम दिखा पाए तो, जयराम रमेश ईडी पे जो, और ख़ासकर कैसे नेशनल हेराल्ड को कब्जा करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इन सब की बात उन्होंने रखी है अपने उस ट्वीट में, तो उस ट्वीट को भी दिखाएंगे। जी शकील जी। नहीं, खाली ये बता रहे हैं हम कि जो लेटेस्ट है वो अभी अभिषेक की है, जयराम की उससे पहले की है वो, तो अभी लेटेस्ट जो आई है कांग्रेस की वो अभिषेक की है। अभी अभिषेक के बाद कोई नहीं आई है, जयराम की उससे थोड़े पहले की है।
ये देखिए, ये ट्वीट है जयराम रमेश की कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा ओढ़कर एक राज्य प्रायोजित अपराध है। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा की गई बदले की राजनीति और डराने धमकाने की कोशिश के अलावा कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसका नेतृत्व चुप नहीं बैठेगा, सत्यमेव जयते। ये जयराम रमेश लिख रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। उसके बाद अभिषेक मनु सिंह भी चूंकि इस केस को लड़ रहे हैं तो उनको भी आप सुन लिया आपने, और उसके बाद जो गतिविधियां बढ़ेंगी आगे वो हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन जैसा यहाँ शकील जी कह रहे थे, आना चाहता, आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या अब सेंटर पॉइंट में बिहार है? थोड़ी सी जानकारी शकील साहब के लिए और हमारे दर्शकों के लिए, जो बाबा रामदेव के मामले में उन्होंने बताया कि दिग्विजय सिंह ने टीटी नगर थाने में दरखास्त दी है। इस शो के बाद थोड़ी देर बाद डीवी लाइव पर स्पेशल शो हमारा आने वाला है इसी मुद्दे पर। बाबा रामदेव की गिरफ्तारी तक आगे चलकर हो सकती है, ऐसी संभावना है। जहां तक बिहार का प्रश्न है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कन्हैया कुमार, पप्पू यादव, सीपीआई, एमएल, ये सारे लोग अगर इसी रणनीति पर चलते रहे जिस पर इस वक्त चल रहे, महाराष्ट्र जैसी गलती नहीं दोहराई, सीटों का बंटवारा समय पर कर दिया, जीतने लायक उम्मीदवार पर आम सहमति बना ली इन पार्टियों ने, तो निश्चित तौर पर मोदी और नीतीश कुमार की राह बिहार में आसान नहीं रहने वाली। नीतीश कुमार की जो दशा है उसको लेकर बिहार के लोग भी चिंतित ही हैं। हम लोग देखते हैं वहां से जिस तरह की प्रतिक्रिया आती है, वो ये बताती कि नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने से पहले ही लोग असंतुष्ट थे, उसके बाद अब जो उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति है उसको लेकर लोग चिंतित भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने प्रोएक्टिव होकर, जिसकी हम सब लोग अमूमन आलोचना करते हैं कि कांग्रेस समय पर रणनीति नहीं बनाती, समय पर चुनाव अभियान शुरू नहीं करती, समय पर गठबंधन नहीं करती, समय पर सीटों का बंटवारा नहीं करती, शायद पिछली गलतियों से सबक सीखकर बिहार में ये पहलकदमी शुरू हो गई। लेकिन उससे भी ज्यादा हमारी नजर गुजरात पर रही, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस पार्टी को अकेले लड़ना है। वहां कोई तेजस्वी यादव, लालू यादव नहीं है कांग्रेस का साथ देने के। आम आदमी पार्टी आज की तारीख में इस स्थिति में बची नहीं है। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय परिदृश्य तक से गायब है, इसलिए वहां मुकाबला सीधा होना है, कांटे की लड़ाई हो बीजेपी और कांग्रेस के बीच, और वो लड़ाई मोदी शाह की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। उनके लिए अपना मोर मुकुट बचाने की लड़ाई हो, क्योंकि अगर बिहार में बीजेपी को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा तो उसका पूरे देश में संदेश जाएगा, और मोदी शाह अपने सहयोगी दलों की मदद से, सहयोगी दल यानी यही ईडी, सीबीआई, आईटी, एनआईए, केंद्रीय चुनाव आयोग, अदालतें, ये सब एनडीए गठबंधन के दल है ना, इनकी मदद से चाहेंगे कि गुजरात की जमीन जैसे भी हो सके, जिस कीमत पर हो सके, बचा ली जाए। राहुल गांधी ने आज गुजरात दोबारा पहुंचकर फिर एक बार ये संदेश दे दिया कि वे इस बार घुसकर लड़ाई लड़ना चाहते, बिल्कुल रणभूमि में बीचों बीच में खड़े होकर वे तलवारबाजी करने के लिए तैयार है। नतीजा जनता के हाथ ये है। बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं। नतीजा जो है, हाँ शकील जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? कि राहुल गांधी कल भी वहीं रुकेंगे गुजरात में, राहुल गांधी कल भी वहां रहेंगे। राहुल गांधी कल भी रहने वाले हैं, 2 दिन की यात्रा, आज गए हैं, कल भी वहीं रुकेंगे, परसों लौट के आएंगे। पहले ये खबर थी कि कल लौट के आएंगे, लेकिन परसों लौट के आएंगे। लेकिन चलिए, गुजरात और बिहार इन दोनों की बात हम कर रहे हैं, और ये बार बार ये बात आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि गुजरात का जब जब जिक्र होगा तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जिक्र आएगा ही आएगा, क्योंकि ये दोनों उसी राज्य से हैं। लेकिन एक अधिकार यहाँ पर
जताने बताने की जो कोशिश होती रही, गुजरात मॉडल की राजनीति की जो बात होती रही, क्या अब गुजरात मॉडल, आखिर क्यों नहीं नाम लेते हैं गुजरात मॉडल का नरेंद्र मोदी? क्यों नाम बीजेपी या उनके सहयोगी जो हैं वो नहीं लेते हैं? ये भी समझना ज़रूरी है। और क्यों नहीं कहते कि बिहार को भी गुजरात बना देंगे, गुजरात मॉडल हम बिहार में लागू करेंगे? क्या प्रशांत जी, ये सारी चीज़ें अब कल की हो गई, सारी बातें, लेकिन आज की बात क्या है? ज़रा राजनीति हम लोग भी कई बार जो तत्काल जो घटनाक्रम है उस पर ही हम लोग भी उसके इर्द गिर्द चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ पुरानी बातों को लाना भी ज़रूरी है। जैसे इन्होंने, अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत शानदार ढंग से लिखा हुआ ट्वीट है। वो सबसे बड़ी चीज़ है कि उस ट्वीट को अखिलेश यादव ने या जिसने भी लिखा हो बहुत ही शानदार ढंग से लिखा है। गुजरात मॉडल कहाँ चला गया? 2024 में तो कहीं दिखा नहीं। गुजरात मॉडल ही कल दिख रहा है जब वो पंचर वाले की बात कर रहे थे मोदी जी। गुजरात मॉडल दरअसल 2002 है, उसको अलग ढंग से प्रचारित किया गया, लेकिन गुजरात का असली जो वास्तविक गुजरात मॉडल है वो 2002 का है जी। और वही कल भी दिख रहा था। लेकिन नीतीश कुमार परेशानी में है, शारीरिक रूप से, सेहत के रूप से दिखाई दे जाता है कि राष्ट्रीय गान में वो हरकत कर रहे हैं कुछ, या चप्पल पहन के पूजा कर रहे हैं वगैरह। मोदी जी का बैरोमीटर क्या है? मोदी जब परेशान होते हैं तो मुसलमान उनको याद आता, और इन दिनों वो खासे परेशान हैं, इसलिए उनको पंचर, जो एक बहुत ही थर्ड रेट 2 रुपए के ट्रोल वाली जो भाषा है, गाली गलौज वाला जो एक ट्रोल होता है सोशल मीडिया पे, वो पंचर वाले की बात करता है। उस भाषा को अगर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तेमाल कर रहा है, पब्लिक फोरम से इस्तेमाल कर रहा है, डॉक्टर अंबेडकर की जयंती जैसे महत्वपूर्ण दिन कर रहा है, तो ये जो लोग हैं जो लिखते हैं नरेंद्र मोदी को विजनरी और वगैरह, ये कौन लोग हैं? मैं जरा पूछना चाहता हूँ इनसे कि ये किस आधार पर लिखते हैं। ये वो व्यक्ति हैं जो कि 50,000 की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, ये वो व्यक्ति हैं जो भैंस चुरा लेंगे वो बात करते हैं। आप, मुझे 11 साल नरेंद्र मोदी जी को हो गए प्रधानमंत्री बने, उनके अगर आप भाषण कोई याद करें, उन्होंने कई विदेशों भाषण दिए हैं गुजरातियों के सामने, उन्होंने कई सारे भाषण यहाँ पे कई सारे प्लेटफॉर्म पे दिए हैं, विज्ञान भवन से लेके तमाम जगह। कोई एक भाषण आप कोई याद कर ले कि उन्होंने ये भाषण दिया था जो यादगार है। तो अगर आप यादगार भाषण देखेंगे तो आपको यही मंगलसूत्र चुरा लेंगे, भैंस चुरा लेंगे, पंचर बनाने वाले लोग, यही नाले की गैस से चाय बनाने वाला, यही भाषण आपको याद आएंगे। पंडित नेहरू की तरह एटलीस्ट विद डेस्टिनी जैसे भाषण याद नहीं आएंगे, चर्चिल के भाषण याद नहीं आएंगे, विवेकानंद का शिकागो में दिया गया भाषण, वो ऐतिहासिक भाषण होते हैं। नरेंद्र मोदी 11 साल के प्रधानमंत्री काल में एक भी ऐसा भाषण नहीं दे पाए जो उनको ये स्टेट्समैन के दर्जे पर रखे। अब यही एहसास है कमतरी आपको दिखाई देती है विदेशी दौरों पे जाते हैं, विदेश यात्रा में, केवल भारत नहीं दुनिया के अन्य देश भी। ये गले चिपटना प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं होता है। ये कैमरे में फोटो खिंचवाने के लिए और किसी तरीके से दिखाने के लिए, अपनी स्वीकार्यता को साबित करने के लिए, क्योंकि आपके शब्दों में, आपके व्यक्तित्व में, आपके कामों में वो बातें नहीं हैं जिनको आप तस्वीरों के माध्यम से गले चिपट कर कभी पुतिन से, कभी ट्रंप से या किसी और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से आप दिखाना चाहते हो, या अरब के शेखों से, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में वो चीज़ें हैं नहीं। तो ये जो मोदी जी का व्यक्तित्व है, इस
पे तमाम लोग काम करते होंगे, उनके बड़े बड़े एडवाइजर्स होंगे, लेकिन कोई काम नहीं कर पाया। इसलिए इनको राहुल गांधी से परेशानी होती कि बहुत सहज तरीके से वो मिल लेते हैं, तमाम लोगों से परेशानी होती है। और मैं कहूँगा कि इस देश में नेताओं की कमी नहीं है, इवन बीजेपी में भी बड़े ऐसे नेता हैं जो वाकई पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, जिनके पास तजुर्बा है, अच्छा भाषण देते हैं। लेकिन मोदी जी का पंचर वाला भाषण आप सुनिए, किस स्तर का भाषण है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है, इसकी विवेचना होनी चाहिए कि ये क्या है, ये फैक्टर क्या है, ये क्यों ऐसा बार बार करते हैं, ये अपनी स्वीकार्यता को क्यों मनवाने की कोशिश करते हैं इन तरीकों से। तो और इमीडिएट चुनौती देखिए, पहले भी चर्चा कर चुका हूं, आज वो बड़ी घटना है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की मुलाकात जी। और ये बड़ी घटना इसलिए है कि बिहार का चुनाव सोशल जस्टिस के प्लैंक पे होगा और नीतीश कुमार अब आज की मतलब जिसको कहते हैं कि बॉल इज सेट ऑन रोलिंग, आज से पहिया घूम गया बिहार के इलेक्शन का। अब बिहार के अब नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आपको या उस खेमे से प्रतिक्रिया जो है वो बड़ी जल्दी दिखाई देगी, क्योंकि वो दबाव बनाएंगे कि नीतीश कुमार को फिर से आप चेहरा घोषित कीजिए या कोई भी चेहरा घोषित कीजिए। तो इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की तरफ से नाम लेके घोषित हो रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव रहेंगे। जी। एनडीए की तरफ से कौन होगा, सीटों का बंटवारा वहां कैसे होगा, एनडीए में कितना मतभेद है, जेडीयू बीजेपी में कितना मतभेद है, दूसरे और दलों में कितना मतभेद है, चिराग पासवान और जेडीयू में कितना मतभेद है, इन सब बातों की भी विवेचना होनी चाहिए। जी राजीव, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक बाइट अभी बहुत चल रही है राहुल गांधी की, जब भारत जोड़ो यात्रा आ रहा हूँ शकील जी, जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने सीधी चुनौती दी थी, सीधी टिप्पणी उनकी थी जांच एजेंसियों के ऊपर। उस बाइट को भी सुनाते हैं, लेकिन पहले शकील जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ, जो आप कह रहे थे कि अब कांग्रेस क्या करेगी, तो कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। कल बड़ा विरोध प्रदर्शन करने जा रही है कांग्रेस। सुबह 10 बजे दिल्ली कांग्रेस प्रदर्शन करेगी और दोपहर बाद 3 बजे जो है यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन है ईडी के खिलाफ, आरोप पत्र दाखिल करने के खिलाफ। दोनों ने कहा है कि राजनीतिक बदला लेने के लिए किया गया है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो कांग्रेस जो है संघर्ष के मोड में आ गई। जी। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पर थे तो उस दौरान भी उनसे इन मसलों पे काफ़ी चर्चा होती थी, मीडिया से सवाल भी आते थे। उस समय की उनकी एक बाइट जो है वो अभी काफ़ी चर्चा में आई। ज़रा उसको सुनते हैं, छोटी सी बाइट है, सुन लीजिए ज़रा। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। ईडी पर सवाल पूछा गया था, जांच एजेंसियों पर, और जो हो रहा है उस पर राहुल गांधी का ये जवाब था। राहुल गांधी की एक बाइट और भी है, वो भी सुनाऊंगा, लेकिन आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। ज़रा आपसे भी समझना चाहता हूं कि जो बात बार बार प्रशांत टंडन जी खासकर कह रहे हैं कि चुनाव, बिहार चुनाव, और उसमें भी आज का दिन इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव दिल्ली आए, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से उन्होंने मुलाकात की, और ये बात नागवार गुजरी है। आपको भी लगता है क्या? से बीजेपी ये देख रही है कि बिहार में जिस तरह से इंडिया अलायंस मजबूत हो रहा है और कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, वो चाहते तो यही थे कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी के बीच कोई मतभेद हो तो आसानी से बिहार को फतह कर लिया जाए। चूंकि नीतीश कुमार को माइनस करके बीजेपी वहां चुनाव लड़ रही है और अभी तक उसने चेहरा घोषित नहीं किया है नीतीश कुमार को, बल्कि कल संभवतः जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर गए थे
उन्होंने तो ऐलान भी कर दिया कि जो सम्राट चौधरी हैं उनके नेतृत्व में ही जीत होगी, माने मुख्यमंत्री वो होंगे अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो। इसने बीजेपी को बैकफुट पे ला करके खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार भले ही कितने कमजोर हो गए हों, मैं खास करके जैसे मायावती को देखता हूं कि उतना तो है उनके पास अभी भी, तो नीतीश कुमार अगर बहुत नहीं करेंगे तो डैमेज तो कर ही देंगे बीजेपी को, ये तो तय है। उसका नुकसान जो हो रहा है, अब उस नुकसान के एवज में कैसे उलझाए रखना चाहिए। देखिए, मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी में कई बार हड़बड़ाहट बहुत होती है, और राहुल गांधी पर कोई मुकदमा होता है, अब वहां चापलूसी तो हर राजनीतिक दल में है कि वहां पे दिखा देना है कि देखिए हम राहुल गांधी के साथ खड़े हुए हैं, और सारे संगठन। मैं तो कह रहा हूं कि राहुल गांधी को कहना चाहिए कि आपको जेल भेजना है भेजिए, लेकिन हम सामाजिक न्याय के उसूलों और सिद्धांतों की लड़ाई को नहीं छोड़ेंगे। आइए, क्या करना है आपको, हम बिहार जा रहे हैं, आप हमको गिरफ्तार कीजिए। वहां खेलना चाहिए, बजाय इसके कि आप उलझ जाएंगे उस खेल में। और बीजेपी यही चाहती है, मोदी की यही स्ट्रेटजी है। वो जानते हैं कि जैसे ही राहुल का मामला आएगा, ये कांग्रेसी अंदर से उछल कूद करने लगते हैं। उनको दिखाना है कि साहब नहीं, देखिए हम हैं, और राहुल गांधी पर राहुल गांधी अकेले लड़ने में सक्षम है, कोई उसमें है थोड़ी कुछ। भाई, चार्जशीट होने से एक मुकदमा मेरे ऊपर भी है, तो जब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं तो रबू तो राहुल गांधी है। उसमें है क्या उस केस में, सबको मालूम है। और इससे ईडी भी एक्सपोज हो रही है। इस पे तो राहुल गांधी को विक्टिम कार्ड खेलते हुए और लग जाना चाहिए कि आओ हमको गिरफ्तार करो, और हम यही करेंगे। भाई, ईडी में जो लोग बैठे हैं वो कौन है, सीबीआई में जो लोग बैठे हैं कौन है, ये राहुल गांधी पर हमला क्यों हो रहा है, जरा इस पर भी चाहिए। राहुल गांधी कास्ट सेंसस की जब बात करते हैं, सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो उससे मोदी और आरएसएस ही नहीं तिलमिलाती है। वो जो बैठे हैं सचिव स्तर के अधिकारी, वो जो ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हैं, मंत्रालयों में बैठे हैं, उनकी भी बेचैनी बढ़ जाती है। अभी बड़े आराम से मलाई छान रहे हैं ना, और वहां पे वो भाई जो वर्चस्व उनका अब समाज में नहीं बचा उस तरह से संविधान लागू होने के बाद, तो वो उसके जरिए दिखा रहे हैं। उनकी भी तो बेचैनी है। और राहुल गांधी ने जब ये कहा कि कार्रवाई होगी, तो वो भी तो रोकना चाहते। तो इसलिए अकेले कोई मोदी और शाह नहीं है, ये बहुत बड़ा गठजोड़ है। इसमें सारी ब्यूरोक्रेसी और बहुत सारा जुडिशरी का तंत्र, ये सब लगा हुआ है। उनको मालूम है कि सामाजिक परिवर्तन का मतलब क्या होगा। वो जो सदियों की श्रेष्ठता और जो दंभ है, वो पल भर में छिन जाएगा। तो इसके लिए भी राहुल गांधी निशाने पर रहते हैं। और राहुल गांधी कोई पहले व्यक्ति नहीं है। देखिए, मायावती के प्रति हम लोग इधर बहुत आलोचना करते हैं, या अखिलेश यादव, लेकिन मायावती और अखिलेश के प्रति या मुलायम सिंह यादव के प्रति जो भाषा होती थी मीडिया की, और वो मीडिया जो जहां से निकल के आ रहा है वो हम सब जानते हैं। अब राहुल गांधी चूंकि उन मुद्दों पर खड़े हैं, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि राहुल गांधी आज की राजनीति के दलित है। वो लगातार जो उनको टॉर्चर किया जा रहा है, लगातार जो अपमानित किया जा, और दलितों के साथ आज की तारीख में क्या हो सकता है, जिस पर 25 मुकदमे आपने लाद दिए, रोज जिसको अपमानित किया जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूं कि राहुल गांधी का जो रिश्ता है वो अल्पसंख्यकों और दलितों वंचितों के साथ वो दर्द का रिश्ता है। आज अल्पसंख्यक और दलित क्यों राहुल गांधी के साथ खड़ा हुआ है। और मैं अगर थोड़ा सा तुलना करूं, हालांकि ये बहुत जरूरी नहीं है, आज खड़गे जी से ज्यादा लोग राहुल गांधी के साथ कनेक्ट करते हैं। अगर मेरी बात से आप असहमत हो तो जरूर इससे इनकार कीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि खड़गे जी से ज्यादा कनेक्ट दलित हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो ज्यादा कनेक्ट करता है, किसान हो। अब खड़गे जी का अपना ऑरा है, अपना व्यक्तित्व है, थोड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन जो प्रतिबद्धता राहुल गांधी की है
तो काहे का आप आंदोलन छोड़िए ना, आ जाइए मैदान में, ईडी का करे गिरफ्तार, और फिर देखिए तमाशा क्या होता है। खेल जाना चाहिए ऐसे। और डर वही है, बिहार पर नजर लंबे समय से है, बिहार को जीतना है, बंगाल को जीतना है, इधर से तो जा रहा है ना, उत्तर प्रदेश जा रहा है। और जो अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं, खेल तो चल रहा है अंदर अंदर। योगी बाबा की तो विदाई होनी है, अब योगी बाबा समझ नहीं पा रहे हैं उसको। ये रामजीलाल सुमन ऐसे नहीं बयान दे रहे हैं। अब वो तो यहां तक कहने लगे, देखिए लड़ाई अब सीधे होनी है। अगर बीजेपी आरएसएस यही करते रहे तो मुझे लगता है कि फिर ऐसे ही होगा कि आप चलो खोदो, मस्जिद खोदो, फिर मंदिर खोदो, इस पे भी आएगा ना। अयोध्या में वो उन यात्रियों का आप पढ़ लीजिए, हुइनसांग जब आया तो उसने लिखा, और ये दस्तावेज है, कि इसी अयोध्या में जिसे साकेत कहा जाता था, वहां पर 100 से ज्यादा बुद्धिस्ट मठ थे, कहां चले गए अब वो? तो वो भी तो दस्तावेज है। तो क्या कह दिया रामजीलाल सुमन ने? तो ऐसे फिर चीजें होंगी, और बहुत खुला हुआ खेल चल रहा है। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव एक नई लकीर खींच रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान करो, हम तो इस पे खेलेंगे, करनी सेना बनाम दलित होगा। और इस पिच पर खेलना बीजेपी के लिए आसान नहीं है, और यहां तो जाएंगे। और इसमें मुझे लगता है कि ये अमित शाह और रामगोपाल यादव मिली भगत चल रही है, और बाबा जी को गोरखपुर वापस भेजने की तैयारी है इस पूरे खेल में। ऐसा मुझे लगता है, मेरा अपना एनालिसिस है, कोई जरूरी नहीं है कि यही हो। जी राजीव जी, कोशिश है या कोशिश उस बात से है ध्यान भटकाने की जिसकी सुनवाई कल होगी सुप्रीम कोर्ट में, यानी वक्फ कानून जिसके खिलाफ बहुत सारी याचिकाएं लगी हैं। तो बहुत कुछ इन सब पर निगाहें टिकी हुई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट के पल पल की रिपोर्ट हम सुबह 10 बजे से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके अलावा और भी बहुत कुछ है जिस पर चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी आपका, शकील जी आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राकेश पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रशांत टंडन जी और रामनिंदु उपाध्याय जी आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। असलम चिश्ती जी हैं, एकदम सही कह रहे हैं, लिख रहे हैं। राजा हमारे साथ हैं और पूछ रहे हैं कि सर आप आम चूस कर खाते हैं या काट के खाते हैं? मेरे से मत पूछिए, ये सवाल उनके लिए ही रहने दीजिए जिनसे पूछा गया था। और मोहम्मद परवेज साहब भी हैं, आपका हर वीडियो डाइक का देखता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रीतम दुग्गल साहब लिख रहे हैं, ईडी सीबीआई आईटी बीजेपी चुनावी विंग्स हैं, बीजेपी की चुनावी विंग्स हैं जो चुनाव आते ही एक्टिव मोड में हो जाते हैं। संविधान से बीजेपी आरएसएस को डर लगता है, डॉलर का गिरना, अब प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं गिरती, क्या महंगाई, शिक्षा, किसान पर बात करो। ये बात बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लाल बहादुर सिंह साहब लिख रहे हैं कि गुजरात मॉडल क्या है इसको जानने के लिए मैं 1 हफ्ते के लिए वहां गया हुआ था, अभी 11 अप्रैल को लौटा। सड़कों की स्थिति देखकर लगा कि मेरा इलाहाबाद फार बेटर है अपेक्षाकृत उस मॉडल के, मैं समझ नहीं पाया। और श्री किरण जे साहब भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलता? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आप